इन्हें सब पार्किंसंस की दुनिया का मिरेकल मैन बुलाते हैं। Winning over Parkinson's, I will not be defeated. More than 700 brain surgeries की हैं on Parkinson's patients. The whole surgery is done in awake condition. और पेशेंट को पूछते हैं तेरे को किशोर कुमार सुनना है कि मोहम्मद रफी सुनना है? And I did operate on him. He played golf. He played golf. Is this hereditary या genetic? एक सेंटेंस में जवाब देना है तो ये It just happens in elderly people या young लोगों में भी? We have treated some patients who are less than 20 years age also. What are the typical side effects? वो घर में ही नहीं रह सकती थी, बोलती थी मेरे को वो देख रहा है, वो देख रहा है, वो देख रहा है। So you mean आपने पेशेंट को यहाँ पे इनवाइट किया है? Patient has come. जो हमने देखा है लिटरली वो किसी मिरेकल से कम नहीं है। Parkinson's patients in today's modern medical science are not going to be disabled till they live. Hi everyone, it's World Parkinson's Day। और जब भी हम पार्किंसंस डिजीज के बारे में सोचते हैं कुछ ऐसे विजुअल्स हमारे दिमाग में आते हैं। हम सबको ऐसा लगता है कि पार्किंसंस डिजीज का कोई इलाज नहीं है, बट वेट टिल यू सी दिस। जिन्होंने ये पॉसिबल किया है वो आज हमारे साथ हैं। इन्हें सब पार्किंसंस की दुनिया का मिरेकल मैन बुलाते हैं। डॉक्टर परेश दोशी। Thank you so much, doctor, for being on this podcast today. Pleasure is all mine. Yeah, thank you for inviting me. And I think it's a very apt day for us to be talking about Parkinson's disease patient. मैं आप लोगों को बता दूं that Dr. Doshi is a pioneer in functional neurosurgery, जो कि एक specialized branch है neurosurgery की, and it is used to cure and treat the patients of Parkinson's disease. Absolutely, doctor. Yeah. Doctor has performed more than 700 brain surgeries on Parkinson's patients, right? Exactly, yeah. So मेरे लिए ये बहुत इंटरेस्टिंग है। I'm sure आप लोगों के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये जानना कि डॉक्टर कैसे ब्रेन सर्जरी परफॉर्म करके पार्किंसंस के पेशेंट्स को ट्रीट कर सकते हैं। तो अगर आपकी फैमिली में कोई है who is suffering from this disease या आप किसी को जानते हैं who is, do watch this video till the end. And I think let's begin with the basics first. मैं चाहती हूँ कि आप सबको बताएं कि पार्किंसंस डिजीज एग्जैक्टली होता क्या है। हाँ, तो लेट मी टेल यू, पार्किंसंस डिजीज एक डिजेनरेटिव न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज है। ब्रेन के कोष खत्म हो जाते हैं तभी ये होता है, और इसकी सबसे ज़्यादा प्रूफ इज बिकॉज के ये एज रिलेटेड है। तो जैसे जैसे हम एज बढ़ती है, जैसे आर्थराइटिस आता है, नी रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। 15 साल के बच्चे में नी रिप्लेसमेंट की जरूरत नहीं, पर 45 ईयर्स में चालू हो जाता है आर्थराइटिस, एंड आगे जाके नी रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। तो इसी तरह से कई पेशेंट्स के ब्रेन के कोष जो डिजेनरेट होने की वजह से घिस जाते हैं, अगर ले पर्सन की भाषा में, तो उसकी वजह से डोपामिन ब्रेन के अंदर कम हो जाने की वजह से ये पार्किंसंस होता है। और एक प्रकार से देखे जाए तो 60 के दशक में पार्किंसन का प्रिवेलेंस अगर 11 है, तो 80 के पर्सन हु इज 80 years and above, it can become 10 times more. Oh. So it increases with the age. Okay, so basically it just happens in elderly people या young लोगों में भी हो सकता है? Most common it is elderly, but young patient में भी होता है। We have treated some patients who are less than 20 years age also. So ये जुवेनाइल पार्किंसंस है। यंग ऑनसेट पार्किंसन डिजीज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि लोग इसको ओल्ड एज डिजीज मानते हैं, इसलिए यंग ऑनसेट पार्किंसंस जो पेशेंट्स रहते हैं जिसको 40 के पहले हो जाता है, वो कभी कभी मिस हो जाता है, क्योंकि वो लोग सोचते हैं कि हमको तो पार्किंसन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि ये तो 60 के ईयर्स के बाद होता है। तो मैंने जो सर्जरीज किए हैं उसमें से ऑलमोस्ट 25% लोग यंग ऑनसेट पार्किंसंस के हैं, क्योंकि उनकी डिसेबिलिटी बढ़ती है और वो प्रोडक्टिव लाइफ स्पैन में होते हैं, तो उनको उसका इलाज भी जल्दी कराना है, बेहतर इलाज करना है, तो ये हो सकता है। बट बाय एंड लार्ज जनरली इट इज एन ओल्ड एज डिजीज। जैसे जनरली ट्रेमर्स जो होते हैं वो एक मेजर सिम्टम हम सबको पता है कि पार्किंसंस का होता है। मे बी इन योर 40s, लेट 40s, 50s, क्या कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि जिससे लगे कि हाँ पार्किंसंस का ऑनसेट हो रहा है या आगे चल के हो सकता है पार्किंसंस? आपने सही पकड़ा, ट्रेमर इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ पार्किंसन डिजीज, एंड ज़्यादा करके इसका डायग्नोसिस ट्रेमर से होता है। लेकिन ट्रेमर इज नॉट द ओनली सिम्टम। अगर आप स्लो हो जाते हैं, आपको काम करने में दिक्कत आती है, आपके हैंड राइटिंग चेंज हो जाते हैं, या आपको ऐसा लगता है कि मान लो कि 60 ईयर्स की एज है आपकी और आप एक बाजू थोड़े ज़्यादा स्लो हो गए, दूसरी बाजू नॉर्मल है। कई पेशेंट्स मुझे आके बोलते हैं सर
काफ़ी टाइम से हम देखते थे कि उनका एक हाथ हिलता ही नहीं था चलते समय। हम जब भी चलते तभी अपना हाथ अप डाउन होता है नेचुरल रिदम से, तो वो नहीं होता है और एक बाजू थोड़ा स्लो हो जाता है, या एक बाजू पैर थोड़ा घिस के चलते ऐसा लगता है। पूरा स्लो हो जाते हैं तो उसके अलग अलग रीज़न है। उसके आगे के सिम्टम्स से थोड़े अनकॉमन है, स्टूप पोस्चर, एंड अगेन वी रिलेटेड टू ओल्ड एज। 70 साल का है आदमी तो स्टूप हो जाता है पोस्चर, दैट इज वन ऑफ द रीजन। अनदर रीजन इज लॉस ऑफ बैलेंस, सो पीपल फील दैट चलते चलते उनका बैलेंस जाता है। तो ये सब चिन्ह अगर आते हैं, दूसरे दो सिम्टम्स बहुत नॉट यूजुअली कॉमन, वो एडवांस पार्किंसंस के लिए होते हैं, बट पहले दो स्लोनेस एंड ट्रेमर आर वेरी कॉमन, एंड दोस आर द थिंग्स वेयर you can seek a medical opinion and find out whether you are suffering from Parkinson's disease or not. Okay. Also, very importantly, is this hereditary या genetic? Because I have a friend जिसकी mother को Parkinson's है और उसे हमेशा ये डर लगा रहता है कि oh God, क्या मुझे भी ये होने वाला है? ये तो नेचुरल फियर है, किसी को भी होगा, कोई भी डिजीज, स्पेशली ये टाइप का डिजीज तो सबको डर लगता है। हाँ, बिकॉज पेरेंट्स में अगर ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है तो या सबको पता है कि डायबिटीज है तो जेनेटिक होगा, डायबिटीज ये ब्लड प्रेशर। सो द क्वेश्चन इज फॉर वी हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई ओनली इन 10 to 15% ऑफ पेशेंट्स। सो 10 से 15% पेशेंट्स में अभी जेनेटिक स्टडीज बहुत इलेबोरेट हो रहे हैं, इसलिए नए नए जीन्स मिलते हैं। लेकिन अगर मुझे एक स्टेटमेंट में, एक सेंटेंस में जवाब देना है तो ये जेनेटिक नहीं है, ऐसा पकड़ के चलो। सो क्योंकि 80% 90% में तो नहीं होने वाला है। सो अगर फादर को है तो उसका मतलब नहीं है कि चिल्ड्रन को आएगा। सो वी कैन सेफली से एंड पर्सन शुड नॉट हेजिटेट कि भाई मैं इसके साथ मैरिज करूंगा, या मेरा लाइफ पार्टनर के पेरेंट्स को है, या मेरे लाइफ पार्टनर, या तो मेरे को है तो मेरे चिल्ड्रन को होगा। आइदर वे, कोई पेशेंट ऐसा डरते हैं कि भाई मेरे को है तो मेरे चिल्ड्रन को होगा, तो वो भी डरने की जरूरत नहीं है। सिलेक्शन ऑफ लाइफ पार्टनर आल्सो, यू डू नॉट हैव टू वरी कि इसके फादर को पार्किंसन है, मुझे भी हो जाएगा। When a patient comes to you जिनका डायग्नोसिस हो गया है कि उनको पार्किंसंस है, what is the first राउंड ऑफ मेडिकेशन या क्या उनको दिया जाता है, ट्रीटमेंट, जो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है? सो आई थिंक इनिशियली पार्किंसन डिजीज पेशेंट्स का ट्रीटमेंट मेडिकली है। ओके। मेडिकल ट्रीटमेंट करीबन 4 या 5 साल तक आपको आराम से गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ देगा। अगर आप गोली खाते हैं तो पता भी नहीं चलेगा आपको कि आपको पार्किंसंस है। प्रॉपर मैनेजमेंट है। कई पेशेंट बोलते हैं मुझे मेडिसिन से फ़ायदा नहीं होता है, बट दे आर नॉट श्योर वेदर दे आर टेकिंग द राइट मेडिसिन, दे आर नॉट श्योर वेदर दे आर टेकिंग द मेडिसिन द राइट वे। क्योंकि कई बार अगर सही तरह से मेडिसिन ले नहीं जाती तो फ़ायदा भी नहीं होगा। तो अगर आपको इनिशियल पार्किंसंस है और 5 साल 6 साल तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए मेडिसिन लेने से। ओके, सो मेडिसिन इज अ गुड फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट, इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर्म, एंड वो तो प्राइमरी फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है। उसके बाद हमको आगे का कुछ सोचना है, जब भी अगर साइड इफेक्ट वगैरह आता है तो कुछ होता है इन मेडिकेशंस का साइड इफेक्ट? व्हाट आर द टिपिकल साइड इफेक्ट्स? जैसे जैसे लंबे समय तक ये पार्किंसंस की मेडिसिन जाती है, उस टाइम पे 2 चीज होती है। ब्रेन में डिजेनरेशन तो चालू ही है, क्योंकि मेडिसिन, हमारे पास कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं है कि जिससे मैं डिजेनरेशन स्लो कर सकूं। तो मेडिसिन तो मैं दे ही रहा हूँ, लेकिन मेडिसिन के साथ उसका नुकसान भी, दिमाग के अंदर जो डिजेनरेशन है वो चालू है। एंड एज द डिजेनरेशन कंटिन्यूज, सिम्टम्स ऑफ पार्किंसन डिजीज एडवांसेस, उनकी तकलीफें बढ़ती जाती है, बैलेंस जाता है, चलने में दिक्कत आती है वगैरह वगैरह। और एट द सेम टाइम बिकॉज लॉन्ग स्टैंडिंग मेडिकल ट्रीटमेंट हम देते हैं, तो उसकी वजह से उनको साइड इफेक्ट्स आना चालू हो जाता है। मेडिसिन का कभी कभी पावर नहीं आता है। मेडिसिन गोली खाते हैं, इट इज़ लाइक अ बैटरी इन अ टॉय। गोली मेडिसिन डाली और पेशेंट चालू हो गया काम करने का, मेडिसिन का पावर गया और फुश करके बंद हो गया। तो दैट इज ऑन एंड ऑफ, वी कॉल इट ऑन एंड ऑफ इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी। एक्चुअली जैसे खिलौना ऑन और ऑफ होता है, ऐसा होता है। और ये जो ऑन ऑफ शुरू में होता है तभी कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि पता होता है पेशेंट को कि मैं गोली खाता हूँ, मेरे को 4 घंटा पावर चलेगा, तो 6 बजे गोली खाई है तो दूसरी गोली में 9:30 10 बजे खा लूंगा, तो 10 बजे के बाद वापस 4 घंटा पावर चलेगा। तो ही इज मैनेजिंग हिज लाइफ। बट एज द डिजीज एडवांसेस, कभी 2 घंटा पावर चलता है, कभी आधा घंटे तक पावर ही नहीं आता है, तो उसको पता नहीं है कि कभी पावर आएगा कभी पावर जाएगा। तो दैट अनसर्टेनिटी इज मच मोर वरीसम, बिकॉज उसकी वजह से आप प्लान ही नहीं कर सकते। आपको अगर आज 3 घंटे तक बाहर जाना है तो आप सोचोगे कि मेरे जब शुरुआत का पार्किंसन है तो आप मैनेज कर लेते थे, गोली खाया, पिक्चर देखने चले गए, पिक्चर देख के वापस आए, पावर चला गया, घर पे तो पहुंच गए। अभी डर क्या है, 5 साल डिजीज हो गया है
ऑन ऑफ फ्लक्चुएशन, इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में बोलते हैं। आपने गोली खाया, पावर आ गया, आप पिक्चर में चले गए, 3 घंटा पावर चलना चाहिए, उसकी जगह 2 घंटे में पावर बंद हो गया, तो आपको पिक्चर में से लेके कौन आएगा, उठा के चलाएगा कौन? तो ये वजह से पेशेंट्स बाहर नहीं जाते, कहीं मिलने नहीं जाते, कहीं घूमने नहीं जाते, बोलते मेरे को पता ही नहीं है। कभी कभी पावर आता ही नहीं है, गोली खाई, आज शाम को 7 बजे फंक्शन में जाना है, मैरिज फंक्शन में, पूरा फैमिली तैयार बैठा है, एंड मैं जो ये बोल रहा हूँ ऑडियंस विल बी रिलेटिंग टू इट, जो भी सुन रहा है वो अरे ये तो मेरे घर में ऐसा ही होता है। पिताजी को तैयार कर बोला है, पिताजी को बहुत मुश्किल से तैयार किया है आज की, आज आप मेरे साथ आना है, तो हाँ बोलो चलो घर का फंक्शन है मैं आता हूँ। और 6 बजे सब तैयार होके बैठे, 6:30 बजे निकलना है, पापा को गोली दे दी 6 बजे, 6:30 बजे पावर आ जाएगा तो हम चले जाएंगे। पापा को पावर ही नहीं आता है, 6:30 बजे नहीं आया, 7 बजे नहीं आया, फिर एंग्जाइटी पापा की भी बढ़ती है, फैमिली की भी बढ़ती है, सब वेट कर रहे हैं कि पापा नहीं आएंगे तो हम जाएंगे नहीं। तो इसकी वजह से नेक्स्ट टाइम पापा बोलते हैं मैं आने वाला ही नहीं हूँ, and that is what is he stops going out only, he will say कि मेरे को जाना ही नहीं है, आपका तो बिगाड़ू नहीं। तो this is the status, so that is one on off fluctuations। दूसरा आता है डांसिंग मूवमेंट्स, डिस्काइनेसिया, कि गोली का पावर आता है लेकिन ज्यादा आ जाता है तो पेशेंट हिलने लगता है। so this kind of dyskinesias and are disturbing because there are social embarrassment। and the third important side effect of medicine is hallucinations। को लगता है कि मेरे को कोई देख रहा है, कोई मुझे सोच रहा है। मैंने 1999 में जो पहला ऑपरेशन, सेकंड ऑपरेशन, that was a second patient on a lady whom I operated, felt that every time even the house was completely closed, people are watching her from outside। so she could not live only in the house, वो घर में ही नहीं रह सकती थी, बोलती थी मेरे को वो देख रहा है, वो देख रहा है, वो देख रहा है। तो उसकी वजह से हमको इसका ऑपरेशन करना पड़ा, क्योंकि दवाई देते ही उसको साइड इफेक्ट होता है। तो दवाई अगर देते नहीं है, इट्स पेट्रोल इन अ कार, what do you do? if you can't put petrol you have to make it electric। what do you do? today hybrid कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक बना दिया गाड़ी तो चलती है, तो ये इलेक्ट्रिक है। बिल्कुल डॉक, आई थिंक दिस इज अ गुड लीड इन टू द DBS नाउ। Correct, yeah। Where does the surgery come in this whole scenario? Correct। Where does this fit in? Like who's eligible for the surgery? How do you identify the patients की इनके ऊपर हम सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं, कैसे होता है ये? हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरा थिंकिंग थोड़ा सा डिफरेंट है एज कंपेयर टू एनी कन्वेंशनल डॉक्टर्स। आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको ट्रीट करता है बेस्ड ऑन व्हाट ही थिंक्स इज राइट फॉर यू। ये गलत है। डॉक्टर का जॉब है ट्रीट करना विथ अंडरस्टैंडिंग आपको क्या एक्सपेक्टेशन है। आपका जो अगर एक्सपेक्टेशन है मेरे को मैराथन दौड़ना है, और अगर मेरी ट्रीटमेंट में से मैं आपको मैराथन भगा सकता हूं, तो आई हैव नो राइट टू विथहोल्ड ट्रीटमेंट एंड टेल यू कि नहीं आपको मैराथन नहीं दौड़ सकते, आपको पार्किंसन है, आपको तो इतना ही चलना चाहिए, आप वॉक तो लेते हैं 4 किलोमीटर, व्हाई यू आर एक्सपेक्टिंग मोर? अरे इट इज माई लाइफ, मेरी एक्सपेक्टेशन है। अगर आप मुझे बताओ कि सर मेरे को मैराथन दौड़ना है, आप दवाई दे के दौड़, उसके साथ क्या साइड इफेक्ट है मेरे को बताओ, वेदर टू एक्सेप्ट इट और नॉट, इट इज माई चॉइस। मुझे 2 चपाती खानी है, 4 चपाती खानी है, नहीं खानी है, मैं डिसाइड करूंगा। सो डॉक्टर्स, सो मेरा स्टेटमेंट सिंपल एंड सिंपल है, फॉर एनी पेशेंट और एनी डॉक्टर इवन और एनी पर्सन, when you cannot get the desired quality of life by the available form of treatment, you should seek any other option of treatment। सिंपल चीज है, इसमें कोई मेडिकल साइंस नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मैं जब भी कुछ ट्रीटमेंट कराता हूं मेरे आप को, अगर मुझे उससे संतोष नहीं है या मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं कि भाई, और मैं इससे बेहतर चाहता हूं, तो मेरी और उससे बेहतर कुछ अवेलेबल है, मैं एक्सप्लोर तो करूं। फिर जब भी पेशेंट मेरे पास आता है तभी मैं उसके बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस दोनों बताता हूं। वो पेशेंट का चॉइस है वेदर उसको लेना है कि नहीं। मैंने 2002 में जब भी मैं शुरुआत की थी पार्किंसन की सर्जरी, हमने 1998-99 में चालू किया था, एज लॉन्ग एज बैक एज दैट, एंड दैट टाइम इवन यूएसए में ये सर्जरी अवेलेबल नहीं थी। अच्छा। यूएस FDA अप्रूवल केम इन 2002, द डीप ब्रेन स्टिमुलेशन, और ये आपने इंडिया में चालू किया था in 98। Wow। I got a patient who was an ace photographer, super photographer था, कलकत्ता का था, and when he showed me his album, he had a picture from Jawaharlal Nehru to Gandhiji to Lady Lord Mountbatten with himself, so he was that level of photographer।
and he came to my clinic at 4 o'clock in the evening from Calcutta on the same day flight. तो वो फ्लाइट से आया था, चल के मेरे क्लिनिक में आता है और बोलता है सर मुझे DBS कराना है, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी कराना है। तो मैं बोला पहले तो मुझे ये पसंद नहीं आता था, मैं तभी फॉरेन से ट्रेन होकर आया था, तो मेरा माइंडसेट टोटली वेस्टर्नाइज कल्चर के ऊपर, जिस तरह से मेडिकल ट्रीटमेंट होती है वो साइड पे सेट था। तो मैं थोड़ा अपसेट हो गया कि मुझे आप बता नहीं सकते कि मेरे को ये कराना है, वो मैं डिसाइड करता हूँ कि मुझे सर्जरी देनी कि नहीं। मैंने बोला क्यों करना है? तो बोले मुझे गोल्फ खेलना है। मैं बोला तुम कलकत्ता से आते हो प्लेन में 4-6 घंटे के बाद, चल के मेरे क्लिनिक में आते हो, तो इससे बेहतर आपका पार्किंसन मैं कर नहीं सकता हूँ। ये स्टोरी में इसलिए बता रहा हूँ कि क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या चीज है वो पर्सनल चीज है। मुझे क्या करना है, मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ डॉक्टर कैन नॉट डिसाइड। सो अगर मुझे गोल्फ खेलना है और डॉक्टर मुझे मदद करके कर सकता है, एंड आई डिड ऑपरेट ऑन हिम एंड ही कंटिन्यू टू प्ले गोल्फ। He played golf. He played golf. Wow. He said कि मैं सुबह में 4 घंटा अच्छा रहता हूँ, लेकिन जब भी टर्फ पे जाता हूँ 2 बजे तभी मुझे स्लोनेस हो जाती है, मुझे नहीं चाहिए। और ही वॉज राइट, बिकॉज ही वॉन्टेड टू एंजॉय दैट क्वालिटी ऑफ लाइफ। और उसके बाद उसका बाईपास का ऑपरेशन हुआ, नी का ऑपरेशन हुआ, कैटरेक्ट का ऑपरेशन, सब ऑपरेशन हुए उसके, एंड ही कुड कम आउट ऑफ ऑल दिस ऑपरेशंस वेरी सक्सेसफुली बिकॉज ही ऑलरेडी हैड अ डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी डन। So doctor, can you tell us what exactly this deep brain stimulation surgery is? Technically क्या होता है उसके अंदर? तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट आपने पूछा, क्योंकि पहले मैं बता देता हूँ कि लेट मी जस्ट टेक 2 minutes टू एक्सप्लेन यू हाउ इट वर्क्स। सो पहले अब मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं और मेडिकल ट्रीटमेंट से हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे मेडिकल ट्रीटमेंट की साइड इफेक्ट आती है और आपका ड्यूरेशन ऑफ ऑन पीरियड कम होते जाता है, शॉर्ट होते जाता है, तो देन यू वांट टू फाइंड एन ऑल्टरनेटिव। तभी ये डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी आज के दिन में गोल्ड स्टैंडर्ड है। Okay. एंड व्हेन आई से गोल्ड स्टैंडर्ड मींस अगर वो उसके साथ सब चीज कंपेयर होता है। गोल्ड स्टैंडर्ड क्या है, उसका मतलब क्या था? एक जमाना था जब भी लोग अपनी करेंसी भी प्रिंट करने के समय चेक करते थे कि अपने पास गोल्ड कितना है। वो तो सब गवर्नमेंट अभी भूल गई है, वो बात अलग है कुछ भी छाप देते हैं, बट एक जमाना था जब भी गोल्ड है तो नोट छाप सकते हो, नहीं तो नहीं। तो दैट इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड। तो गोल्ड स्टैंडर्ड के हिसाब से वो दैट इज एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ ट्रीटमेंट फॉर एनी पेशेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज। सो इट इज नॉट एन एक्सपेरिमेंट, इट इज नॉट अ न्यू सर्जरी। जैसे मैंने आपको बताया 98 से चालू हुई थी, आज ऑलमोस्ट 600-700 सर्जरीज हम कर चुके हैं, एंड विथ अ गुड आउटकम in almost all patients. So when the disability of the patient starts increasing, that break. Now deep brain stimulation surgery ऐसे बोला जाए तो बहुत टेक्निकली सिंपल है। इधर एक छोटा होल करते हैं, ओनली 1 सेंटीमीटर होल, 12 मिलीमीटर 14 मिलीमीटर होल, एंड उसके थ्रू एक वायर डालते हैं ब्रेन के अंदर, एंड दिस वायर्स गोज इनटू द ब्रेन एंड टू अ पर्टिकुलर स्पॉट इन द ब्रेन where these cells of Parkinson disease disability are there. मैं खाली लैंग्वेज में बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टेक्निकल हमें मेडिकल समझ में भी नहीं आएगा। तो जो कोश मस्ती कर रहे हैं उसको कंट्रोल करना। इट्स लाइक अ टीचर दैट आई एम सेंडिंग इनसाइड द स्कूल, एंड वो प्रिंसिपल या टीचर उसको कोश को कंट्रोल करता है इलेक्ट्रिकल करंट के द्वारा। अभी मेरे को ये वायर के थ्रू इलेक्ट्रिकल करंट देना है तो कैसे दूंगा? तो आई हैव टू पुट अ बैटरी। तो एक प्रोग्रामेबल पेस मेकर होता है, वो इधर डालते हैं, ये सिमिलर टू द हार्ट पेस मेकर, सेम चीज है, सिमिलर। और ये यहाँ से एक वायर कनेक्ट करके वो ब्रेन के वायर को करंट देके कंट्रोल करता है। नाउ ये कंट्रोल कैसे किया जाए, वो बेसिकली इलेक्ट्रिकल करंट के ऊपर आधार है। कितना करंट दोगे, कितना करंट नहीं दोगे, उस तरह से हम इसको कंट्रोल करते हैं। सो दिस इज वेरी सिंपल, एंड द होल सर्जरी इज डन इन अवेक कंडीशन। पेशेंट को बेहोश भी नहीं करते। आप खाली छोटा ऑपरेशन कराने जाओगे तो भी बेहोश करेंगे। इतना ब्रेन ऑपरेशन 4 घंटे का होता है, पेशेंट पूरा होश में रहता है, बातें करता है, हम जोक मारते हैं पेशेंट के साथ और बात म्यूजिक सुनाते हैं, और पेशेंट को पूछते हैं तेरे को किशोर कुमार सुनना है कि मोहम्मद रफी सुनना है। वाओ। सो ये जो आपने पेस मेकर की बात की, ये इसको लाइक कंट्रोल कैसे किया जाता है? जो बैटरी होती है बाहर से ऑपरेट होती है, बाहर से प्रोग्रामर होता है। इट्स लाइक अ रिमोट कंट्रोल, लाइक योर टीवी इज रिमोट, एंड आई कैन चेंज एवरीथिंग, एंड दैट इज वेरी कॉम्प्लेक्स। वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, और वो चीजों में हम बहुत ही आगे निकल चुके हैं। ये वर्ल्ड का वन ऑफ द ओनली सेंटर, मे बी वन ऑफ द सेंटर्स ओनली सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जिसको बोलते हैं, फॉर डीप ब्रेन स्टिमुलेशन प्रोग्रामिंग।
क्योंकि ये मैं एग्जांपल दूंगा, ये बाहर से हम प्रोग्राम कितना पावर देना, कितना करंट देना, कौन से कॉन्टेक्ट में देना, इसके मिलियंस ऑफ कॉम्बिनेशन है। ओके। अगर तुम्हारे पास इसका स्किल नहीं है तो यू विल नेवर बी एबल टू कम टू द राइट कॉम्बिनेशन, फर्स्ट। सेकंड, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, एक्सेल शीट है, मैं आप यहाँ के ऑडियंस जो भी बैठे हो, जो सुन रहे, हर एक आदमी के पास एक्सेल शीट है, माइक्रोसॉफ्ट का है, सबने देखा है, बट कौन कैसे यूज करता है वो यूजर पे डिपेंडेंट है। मैं उसको खाली लिस्ट बनाने के लिए यूज कर सकता हूँ, वो सेल्स एग्जीक्यूटिव है उसके अलग ही यूज करते हैं, अकाउंटेंट कुछ अलग ही यूज करते हैं। सो पेस मेकर अपने पास अभी आज के जमाने में बहुत अच्छे आ गए, लेकिन उसको यूज करने की अगर स्किल्स नहीं है तो वो उसका इफेक्टिविटी नहीं आने वाला है। सो यू आर सेइंग कि ये जो इसका बाहर से जो रिमोट होता है उसको आपको ही सेट करना होता है, तो आपको ही प्रोग्राम करना होता है, एंड देन यू ऑल मॉनिटर इट आल्सो आफ्टर डूइंग द सर्जरी एंड द पेशेंट आल्सो। नो, आफ्टर सर्जरी द प्रोग्रामिंग एक्चुअली स्टार्ट्स। ये इंटरेस्टिंग आपने सवाल पूछा। तो सर्जरी, दूसरे सब मेडिकल प्रॉब्लम्स में क्या होता है, बाईपास है, सर्जरी हो गया, सब अच्छा हो गया, उसके बाद डॉक्टर के साथ कोई लेना देना नहीं, रिस्पांसिबिलिटी खत्म। यहाँ पे तो सर्जरी इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके साथ तो, उसके बाद तो मेरा और पेशेंट का कनेक्शन चालू होता है, क्योंकि लाइफ लॉन्ग मुझे ये पेशेंट को कंट्रोल करना है, मदद करनी है। और अगर ये पार्किंसंस का पॉडकास्ट पार्किंसंस का पेशेंट सुन रहा है तो उसको ख्याल में आएगा जो मैं बोल रहा हूँ। एवरी 3 years हिज डिजीज चेंजेस फ्रॉम वन पार्ट टाइप ऑफ पैटर्न टू द अदर टाइप ऑफ पैटर्न। मान लो कि पहले 4 साल में आपको ट्रेमर ज्यादा तकलीफ देते थे, दूसरे 4 साल में आपको स्लोनेस ज्यादा देती है, और किसी का 12 साल 15 साल का डिजीज है, वो बोलेगा सर स्लोनेस और ट्रेमर को तो छोड़ दो, मुझे तो 15 और प्रॉब्लम्स आ गए हैं, और मुझे ये सब प्रॉब्लम्स ये पॉडकास्ट में नहीं बता के पेशेंट को डराना नहीं है, बट काफी और प्रॉब्लम्स आते हैं, और जो सुनता है उसको मालूम है कि सर सही बोल रहा है कि मेरे को ये भी प्रॉब्लम, चलने का प्रॉब्लम है, बैलेंस जाता है, गिरता हूं मैं। तो ये हर एक टाइम पे अलग अलग प्रॉब्लम्स उसके डिजीज की जर्नी में आएंगे। तो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन तो शुरुआत है, उसके बाद कैसे प्रोग्राम करके उसको कंट्रोल करना, कौन सा प्रोग्राम चेंज करना। तो यूजुअली हमारा पैटर्न ये रहता है कि हमको साल में एक आध बार पेशेंट को देखना पड़ता है, कि जिसको हम बोलते हैं रीप्रोग्रामिंग। कि आपके सिम्टम्स चेंज हो गए तो मेरे को उस तरह से आपको एडजस्ट करके फाइन ट्यून करके देना है। मुझे लगा ऐसे हर 15 दिन में आपके पास नहीं, मेरे पास भी वक्त नहीं है, मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे वही लगा, आई वांटेड टू अंडरस्टैंड कि कितना ज्यादा उसको प्रोग्रामिंग से साल में। बिकॉज़ आवर स्किल्स। और पेशेंट को भी हम अभी आज के जमाने में हम 4 प्रोग्राम दे सकते हैं। तो मेरे पेशेंट्स वर्ल्ड ओवर होते हैं। अभी भी पेशेंट, अभी गुवाहाटी में हमने अभी लास्ट मंथ में आके गया था पेशेंट, उसको प्रोग्रामिंग करके हमने ठीक किया था। तो उसके सन का फोन आया कि सर मदर को ट्रेमर थोड़े वापस आ गए। तो मैं बोला प्रोग्राम बी में चले जा। तो वी हैव ABCD 4 प्रोग्राम, सो वी कैन ऑलवेज नो कि भाई एक प्रोग्राम में क्या फायदा मिलता है, दूसरे प्रोग्राम में दूसरी चीज का फायदा मिलता है। सो डॉक, आई वांट टू नो कि आपके जो पेशेंट्स हैं बिफोर DBS एंड आफ्टर DBS क्या डिफरेंस होता है? थोड़ा सा आप अगर वर्बली बता सकें कि। नहीं, मैं वर्बली नहीं बताऊंगा। मैं आपको बताता हूँ क्या है, आप पहले देख लीजिए फिर मैं बताऊंगा। देख लीजिए मतलब? I will actually show you what exactly happens with DBS. What? So let me, yes, I am blessed with one patient who has agreed to be a part of this journey with us and podcast, because उनको अपने तरफ से वो मैसेज देना है कि देखो डरने की कोई बात नहीं है, ये कितना फायदेमंद है या कितना मेरे लाइफ में कैसे चेंज किया है वो बताना चाहते हैं। तो हम पहले, मैं वही आपको प्रैक्टिकली बता देता हूँ। So you mean आपने पेशेंट को यहाँ पे इनवाइट किया है? पेशेंट हैज कम। Yes. Guys, I had When he no came to know idea कि मैं आने about वाला हूँ तो उसने बोला मुझे कि सर मैं ज्वाइन हो सकता हूँ। This is gonna be something really extraordinary. तो आप बोल रहे हैं कि आप पेशेंट को लिटरली यहाँ पे दिखाएंगे? Yeah, if you permit me. Of course, why not? Because so ये थोड़ा out of the way चीज है, लेकिन no, we would love to, and in fact, I think visually इससे better तो कुछ हो ही नहीं सकता है कि हमें जो सुन रहे हैं, हमें जो देख रहे हैं। And I expect कि मैं जो चाहता हूँ वो देखने को मिलेगा। Let us see if we can call him here. बिल्कुल, guys, I think we should brace ourselves and call the patient here. I'm so excited. Thank you. Yeah. Absolutely. Thank you. So, doctor, that's the patient, yes, right? Yes, he is the patient. So, are you wondering why is he having so much tremors even after surgery? Yeah, that's what I was wondering. आपने तो बोला कि surgery
हो चुकी है उनकी? हाँ, एक्चुअली सर्जरी हो चुकी है। खाली आपको बताने के लिए था कि अगर सर्जरी नहीं होती थी तो क्या होता था। वी हैव स्विच्ड ऑफ हिज पेसमेकर। मैंने आपको बताया था वो खिलौनों में बैटरी, तो उनकी जो बैटरी है इधर है पेसमेकर उनका, तो वो स्विच ऑफ हो चुका है एंड वी विल नाउ स्विच इट ऑन। ये बाहर से रिमोट से चालू कर सकते हैं। So this is the one that you were talking about, जो प्रोग्रामिंग होती है। Mr. Juvekar? Yes, sir. Now feeling better now? Yes, sir. Okay, can you get up? Oh my God, this is See, actually tremors like and a everything, miracle. everything has stopped. Sir, are you okay? Yes, sir. Can you walk? Yes. And can you come back from the door, please? Yeah. Come. Oh my God. Please sit. Wow. Can you tell your full name? Ravindra Vishram Juvekar. Doc, I think first of all it deserves a huge round of applause from all of us. You are doing a great job and जो हमने देखा है literally वो किसी miracle से कम नहीं है. I'm having goosebumps and tears in my eyes. Oh, please आइए, let's continue the conversation. क्या रविंद्र जी बात कर पाएंगे हमसे? या मैम। आप बात करेंगे? करेंगे मैम। क्या बात है रविंद्र जी। थैंक यू रविंद्र जी, थैंक यू सो मच। आप हमारे इस शो पर आए एंड आप बहुत ही प्यारा माउथ ऑर्गन बजाते हैं। थैंक यू मैडम। मुझे ये बताइए कि आपकी सर्जरी कब हुई और सर्जरी के पहले आपको कैसा लगता था और अब कैसा लग रहा है, वो तो हमने देख ही लिया है। सर्जरी कब हुई आपकी? 1924 में, एक साल बाद पहले, 1 year बैक। अभी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि सर्जरी से पहले मैं कुछ इंडिपेंडेंट कुछ कर नहीं सकता था। अभी इंडिपेंडेंट मैं अब करता हूँ। मेरे हॉबीज़ में मिली मुझे। मैं चल नहीं सकता था, बैठ नहीं सकता था, उठ नहीं सकता था। एक आदमी हमेशा मेरे साथ रहता था। अभी बहुत 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 उसमें चेंजेस आ गए। आप अभी अपनी लाइफ ठीक से लीड कर पा रहे हैं सर्जरी के बाद में? One of the important thing is that he had tremendous amount of disability in turning bed. रात को बिस्तर में से बाहर निकल के वॉशरूम जाना भी बहुत इम्पॉसिबल था। एंड अभी आप अकेले रहते हैं? या अकेले रहता हूँ। अकेले रहते हैं? गाँव में रहता हूँ, गाड़ी चलाता हूँ मैं, सब कुछ। अच्छा। तो आपको डर लगा था सर्जरी के नाम से या सर्जरी के बारे में जब आपने सुना था? एक्चुअली सर्जरी जब मेरी हुई तो मैं फर्स्ट टाइम एडमिट हुआ था हॉस्पिटल में। फर्स्ट टाइम मेरा था वो, पहले। अच्छा। मैं इसके मामले में तो कुछ भी कैसे होगा क्या होगा, लेकिन फाइनली दोषी थे, उन्होंने सब कुछ बता दिया कि आई एम हियर, डोंट वरी, और उसके साथ मेरा सर्जरी हुआ। So was he aware कि इनकी सर्जरी होने वाली है? पूरा नहीं, फर्स्ट टाइम in the life he got admitted to the hospital. That is what he is saying. तो उसके पहले कभी हॉस्पिटल एडमिशन हुआ ही नहीं था। अच्छा। So for इतना बड़ा सर्जरी के लिए पहली बार लाइफ में एडमिशन हुआ और वो सीधा सर्जरी के लिए। बट वी स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम बिफोर सर्जरी इन एक्सप्लेनिंग द पेशेंट। 3 दिन पहले तो हम एडमिट करते उनको। सो उनको पूरा हॉस्पिटल का एटमोसफियर मालूम पड़ जाता है। कितने दिन पहले एडमिट किया था आपको? 3-4 दिन तो। हाँ, और उसके अंदर हम प्रिपरेशन करते हैं सर्जरी के बारे में। बट उससे बेटर है कि एक्लेमेटाइज हो जाते हैं आदमी। पेशेंट को कुछ नया नहीं लगता है। नहीं तो हॉस्पिटल से मुझे भी डर लगता है। मुझे भी अगर आप सबको लगता में, हाँ, सबको लगता है। सो अगर हॉस्पिटल, बट अगर कोई भी चीज में डर का क्या होता है कि 2 दिन लगता है, फिर यू गेट यूज्ड टू। सो यू गेट यूज्ड टू द टीम, यू सी अदर पेशेंट्स। आप जब भी हॉस्पिटल में रहते हैं तभी ऑपरेशन जिसके किए हैं वो पेशेंट्स आते हैं, तो वो उनको देखते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बन जाता है। मैं कुछ बोलूँ उससे बेहतर है कि अगर आप कुछ देखो तो उससे कॉन्फिडेंस जो बनता है वो अलग ही होता है। आपको सर्जरी के कितने टाइम बाद अच्छा लगने लगा था? वेरी नेक्स्ट डे ट्यूमर बंद हो गए मेरे।
बाकी सब बंद हो गया। जो फील अंदर से आता है वो अलग ही आती है। तो आपको फिजिकली अच्छा लगने लगा था, मेंटली पहले अच्छा लगने लगा, आपको क्या क्या फील हुआ सर्जरी के बाद? सर्जरी के बाद कि मैं अभी मेरा लाइफ सेल्फ और जी सकता हूँ, और कुछ दिन मेरे जाएंगे अच्छी तरह से कटेंगे। वाओ। तो सर्जरी होने के बाद डॉक्टर पहले मतलब क्या होता है, पेशेंट की फिजिकल हेल्थ बेटर होती है? मतलब बोथ दे गेट इम्प्रूवमेंट इन द कंट्रोल ऑफ द सिम्टम्स। जो आपने अभी पेसमेकर चालू बंद करने से देखा, अभी बंद पेसमेकर पे वो आदमी को कैसे एक्सपेक्ट कर सकते कि ही इज कंप्लीटली डिसेबल्ड, वो कुछ कर नहीं सकते। राइट। तो दैट इज व्हाट उसने भी स्टेटमेंट दिया कि मुझे कॉन्फिडेंस आया कि मैं अपनी अच्छी लाइफ जी सकूंगा। आपका आधा नहीं 70% दर्द चला जाता है जब भी आपको पता चलता है मुझे ये दर्द का इलाज है। जब भी पता नहीं होता है कि इसका इलाज है तभी डर है। और ये पॉडकास्ट से एक ही संदेशा देना चाहता हूँ कि पार्किंसंस मरीज को, जैसे मैंने शुरुआत में बोला था, मैं एश्योरेंस देता हूँ कि आपकी ज़िंदगी डिसेबल्ड नहीं रहेगी, आप बिस्तर नहीं पकड़ोगे, जियोगे तब तक आप बिस्तर नहीं पकड़ोगे। हाँ, आपको थोड़ी बहुत तकलीफें आएगी, मैं ना नहीं बोलता हूँ कि तकलीफ नहीं होगी, लेकिन जो डर है कि मेरे को कंप्लीटली डिसेबल्ड हो जाऊंगा, मेरे को पूरा सहारा की जरूरत पड़ेगी, वो नहीं होगी। आपके सामने मिस्टर जुवेकर है जो घर से बाहर भी नहीं निकल सकते, घर में खुद एक कमरे से दूसरे कमरे में नहीं जा सकते, वो आज बोलते रहे कि मैं गाड़ी चला सकता हूँ। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि सर्जरी ही ये चीज़ का इलाज हर एक चीज़ के लिए है, लेकिन हमारे पास कुछ न कुछ करके ट्रीटमेंट है जिससे आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ हम सुधार सकते हैं। दैट इज माई ओनली मैसेज। Doctor, how old is he? He doesn't look like very old. No, usually these patients are different ages. कितनी उम्र होगी आपकी? 61। 61। बट पार्किंसन उनको 10 साल के ऊपर कितना साल हो गए? 12 साल। 12 साल। 12 साल। तो मतलब जब ये अराउंड यंग, दैट्स व्हाट आई वाज टेलिंग कि young यंग ऑनसेट पार्किंसंस होते हैं। हाँ, तो इनकी सर्जरी कौन सी एज में हुई? अभी एक साल पहले ही हुई। 1 year back only। तो सर्जरी के लिए भी ऐसा नहीं है कि बहुत एल्डरली लोगों पे आप परफॉर्म करते हैं। व्हाट हैज बीन द यंगेस्ट एंड द ओल्डेस्ट एज जिस पे आपने परफॉर्म करी है सर्जरी? यंगेस्ट हैज बीन, मैंने बोला ना कि मैं डराना नहीं चाहता हूँ किसी को, लेकिन यंगेस्ट पेशेंट मैंने 16 साल की उम्र का बच्चे का किया था। अच्छा। हाँ, इसको बोलते हैं जुवेनाइल पार्किंसन। दिस इज वर्ल्ड में भी बहुत रेयर है, और हमारे सेंटर में 2 या 3 ऑपरेशन हुए क्योंकि हमारे सेंटर में बहुत सारे सर्जरीज होते हैं। बट ओल्डेस्ट इज 85 year old, और उसका भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आज से करीबन 10-12 साल भी हो गए उसको। वो भी आई कैन टेल हिज नेम, मिस्टर शर्मा थे और राजस्थान से आए थे। और उनकी सर्जरी के बाद, जैसे मिस्टर जुवेकर ने आपको स्टेटमेंट दिया कि मेरे को लगा कि मेरे को नया लाइफ मिल गया, मुझे लगा कि मैं अभी अब सेल्फ रिलायंट जी सकता हूँ। मैंने मिस्टर शर्मा को जाके मिला कि सर अभी आपकी सर्जरी हो गई, आप अच्छा फील कर रहे हैं, आप क्या करना चाहते हो? मेरे आंखों में आंसू आ गए। उसने बोला मैं मेरी वाइफ को एक साड़ी खरीद के दूंगा। मैंने 15 साल से उसको एक साड़ी खरीद के नहीं दी है। What an emotional angle it was. I operated 120 kilos heavy man from Georgia, and वो उधर से ऑपरेशन के लिए जॉर्जिया कंट्री से इधर आया था। ऑपरेशन के बाद मुझे बोलता है सर आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट। उसके वो इनके जैसे ही ट्रेमर वगैरह थे और डिसेबल्ड था। ऑपरेशन के बाद अच्छा हुआ तो बोले मेरे को एक छोटा रिक्वेस्ट है सर, आप गिटार दे सकते हो मेरे को? गिटार क्यों मांग रहा है, पेशेंट है यार। I said one of my resident doctors had guitar, so he brought the guitar and he played guitar like a mad person. 15, 20, 25 मिनट में बैठा हूँ चालू। मैं बोला रुको अभी। बोले मेरे को क्या हो गया तेरे? बोले 10 साल से, मेरा 10 साल का बच्चा है, मैंने कभी गिटार नहीं प्ले किया है। I wanted to see whether I will be able to go and play guitar to my son. And these are the emotional, and he has got his life back. He's singing and dance music. Yeah. Mouth organ like आपने पहले सीखा था? कब से सीख रखा था? पहले से तो नहीं, लेकिन बीच में सीखा था जब मैंने आर्मी। पार्किंसंस के पहले से आपने सीखा हुआ था? When he was in army. आर्मी में? आप आर्मी से हैं? आर्मी से उसके बाद नेशनल स्टाफ एक्सचेंज में 20 years सर्विस किया, स्टाफ एक्सचेंज। वाह। तो उसके बाद आपका बजाना ये ऑब्वियसली छूट गया होगा? छूट गया था। अब आपको कैसा लगता है जब आप वापस से? बेटर फील हो रहा है। बहुत अच्छा फील होता है। हमें भी बहुत अच्छा लगा जब आपने माउथ ऑर्गन हम सबके सामने इस तरीके से प्ले किया। आपकी जिंदा दिली हमें वापस से ऐसा नजर आई। वी कुड सी द स्पार्क इन यू अगेन। वो कहते हैं ना, लोग जिस हाल में भी मरने की दुआ करते, उस हाल में भी हमने जीने की कसम खाई है। क्या बात है, क्या बात है।
How nice is that? Thank you so much रविंद्र जी, आप आए एंड आई होप कि आपकी हेल्थ बहुत बहुत अच्छी रहे एंड वील सी यू सून. थैंक यू. आई थिंक आपकी बातें सुन के और आपको इस तरीके से देख के आज हमारे बहुत सारे जो व्यूअर्स हैं जो सुन रहे हैं देख रहे हैं इस पॉडकास्ट को वो बहुत इंस्पायर होंगे डॉक्टर. एंड आई थिंक इससे बेटर जो डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी है उसका हम लाइक प्रमाण दे नहीं सकते थे किसी को इससे ज़्यादा. थैंक यू. वंस अगेन थैंक्स फॉर इन स्पाइट ऑफ द बिजी शेड्यूल डॉक्टर जरा इधर आए, आपने इंटरव्यू लिया, बहुत बहुत धन्यवाद. प्लेजर इज ऑल आवर्स. थैंक यू. Friends, Parkinson's disease is both a chronic and a critical illness. तो इसकी इंश्योरेंस को लेके आई एम श्योर आपके दिमाग में जहन में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे. इसीलिए हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं द न्यू इंडिया अश्योरेंस से मिस्टर धर्मेश सक्सेना. ही इज द डेप्यूटी GM देयर एंड न्यू इंडिया अश्योरेंस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंश्योरेंस कंपनीज इन आवर कंट्री. सो इट मेक्स सेंस कि हम इनसे बात करें इसके बारे में. सो वेलकम टू द शो. सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या आप लोग पार्किंसंस डिजीज के लिए इंश्योरेंस प्रोवाइड करते हैं? Garima ji, I can answer that question in say 3 parts. Okay. So as we know, this Parkinson's disease is a progressive disease जो कि धीमे धीमे प्रोग्रेस करती है. एंड तो ऐसा हो सकता है कि पॉलिसी लेने से पहले इफ उनके पास डिजीज़ हो सकती है या पॉलिसी लेने के बाद भी डिजीज़ हो सकती है. सो द फर्स्ट पार्ट इज़ कि अगर उन्होंने पॉलिसी लेने के बाद उनकी डिजीज़ होती है, इफ़ ही contacts the disease after taking the insurance, then all IPD treatments are covered in our policies. All our policies, all our products do cover Parkinson's disease IPD treatments if contacted after the commencement of the policy. Okay. IPD माना hospital treatment. Hospital treatment. Correct. Yeah. Hospital treatment. Inpatient treatment. Inpatient treatment. Yeah. Second part, if he already has the disease before taking the policy, there I will split it into 2 parts. As again I said कि ये progress करती है disease. तो अगर early stages है, I think there are various stages, doctor. Yeah, there are 3 stages. If it is a very early stage, he can still take that policy. He can still take any of the products which we are having. We have got 19 products in the retail segments, and he can take any of those products, and Parkinson's disease will be covered after a waiting period in all those policies. If the stage is more, agar wo advanced stage mein hai, then we have got a specialized product where we covered disabilities and HIV patients. So that product is known as Atmanirbhar. Okay. So there it can be covered. In that product, would the immediate cover will start, or it will be a no? There also, Mr. Dr. Some Doshi, yeah, there is a waiting period of 24 months. 24 months. 24 months. 2 years waiting period. 2 years. But then there should not be much difference between the advance or the non-advance, because anyway he is going to wait for 2 years. Yeah. So in the other products, the waiting period is about 3 months, 3 years. 3 years. Okay. 3 so years. here it can be a little expedited. Yeah. Okay, interesting. Yeah. This even I also did not know. So it's a learning from me also. Yes. Yeah. So in fact, what I was trying to say, sorry to interrupt Garima, but we have got products in our insurance company. As you rightly said, we are the largest insurance company in general insurance company in India. So we have got products to cater to each and every segment of the society, and including Parkinson's disease. So they are covered in our products, whether it is contacted after or before taking the policy. That's amazing. Also, doctor, tell me if I'm right or wrong. There are medications and then there is a surgery, yeah. right? तो आप दोनों चीजें cover करते हैं, medication and the surgery. How does that go? Okay, so I mean, I talked about IPDs. Probably Correct. you are asking about what if there's just a consultation and medications only. नहीं, what she is saying कि अगर inpatient admit हुए खाली medical treatment के लिए तो सिर्फ भी cover जैसे होगा? इन्होंने कहा कि अगर medications चल रही हैं किसी की या अगर admit होते हैं then he becomes a IPD patient and that is covered. And once he is discharged from the hospital, then both the pre-hospitalization and so as in any normal So Parkinson's disease के why he is saying this is कि Parkinson's disease का patients को other complications भी होते हैं. Exactly. उसको अलग अलग बीमारी भी होती है. अगर मैं एडमिट हो गया न्यूमोनिया के लिए, बट पार्किंसंस डिजीज है
तो वो कवर करेंगे। सो इन पेशेंट अगर हॉस्पिटलाइज आउट पेशेंट ट्रीटमेंट कोई भी आज के दिन में कोई इंश्योरेंस कंपनी इंडिया में कवर नहीं करती है, सो इन पेशेंट ट्रीटमेंट कवर करती है। और आपका दूसरा सवाल इनका था कि सर्जरी भी कवर करती है, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन सर्जरी है अगर कोई पेशेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज है जो क्वालिफाई करता है, कूलिंग पीरियड भी हो गया, ये सब हो गया, तो उसको सर्जरी है तो नहीं, it is covered. I mean, DBS is also covered in all our products, and after the cooling period, as he said, waiting period it is called. So it is covered. ये waiting period क्या होता है for a layman? Can you guys explain? It is actually called a waiting period. Once the policy starts, there are certain listed diseases which have a waiting period. The cover for those diseases does not start immediately. It will start after say 2 years, 2 years of continuous insurance, or 3 years of continuous insurance. That's waiting period. तो उसके बाद DBS कवर हो सकता है उसके अंदर। सो मेरा एक क्वेश्चन था इसमें, अगर पेशेंट के पास मान लो कि 2 लाख का इंश्योरेंस है, उसने पार्किंसंस डिजीज डायग्नोस करने के बाद पता चलता है कि भाई सर्जरी भी मुझे 10 साल के बाद लगेगी, 5 साल के बाद, एंड ही इंक्रीजेस द इंश्योरेंस फ्रॉम 2 lakhs to 10 lakhs। ओके, तो वो 10 लाख का जो इंक्रीज है वो भी कूलिंग पीरियड के बाद ही, सॉरी वेटिंग पीरियड के बाद एप्लीकेबल होगा? या सो डॉक्टर साहब, उसमें ऐसा है कि आई मीन इफ यू आर इंक्रीजिंग द सम इंश्योर्ड आफ्टर डायग्नोसिस और व्हाट करके, सो पहले बात तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मतलब आवर पॉलिसीज आर नॉट कवरिंग ओनली पार्किंसंस डिजीज, इट इज कवरिंग एनी मेडिकल एलिमेंट, पार्किंसंस डिजीज बीइंग वन ऑफ देम। बराबर है, ठीक है। सो सम इंश्योर्ड्स कैन बी इंक्रीज्ड, लेकिन for the differential sum insured, again the waiting period applies. But after the waiting period he is entitled. Yes. So the philosophy is the same, that whatever insurance is there, if there is a list of disease which falls into that category of waiting period, it has to be waited out, and then you get it. And coming back to your question ki DBS ko, actually we call it, it is classified under modern treatments. So in our insurance parlance, they are called modern treatments, and there are about 21 modern treatments which we do cover, and DBS is one of them. I'm so glad that you all given insurance and for DBS. I can vouch for them. Lot of my patients have got New India, as he rightly said, is the largest insurance company. Right. So obviously, similarly, because largest number of patients will be having that, and we have not had any problems with any insurance issues. And almost last 10 years, people are now getting aware. Almost like 10 years, we have been using the insurance in supporting, and patients have been taking the benefit of that. So I do support what he's saying. Thank you, Dr. Joshi. But I'll just, in that context, I can just add a little bit. Actually, we are a Tata company. We are 106 years old now, and it was formed in 1919 by Sir Dorabji Tata. Wow. And that time also the motto was for the well-being of the public. So and we are proud to say that our all our policies, not only insurance policies, whatever policies we have, they are around customers. We are very customer-centric organization, and we try to do our best for our customers and a long-term relationship. Super, we really appreciate that. Friends, अगर आपके कोई और भी सवाल हैं इंश्योरेंस को लेके, पार्किंसंस डिजीज से रिलेटेड इंश्योरेंस को लेके, I think they can write their questions in नीचे हमारा जो comment section है, and I will make sure that Dharmesh or his team they reply to your questions so that you have more clarity on this. Thank you so much for joining us. Thank you, and we'll be very happy to respond, and you can take that as a commitment from my side. Wow, thank you so much. Thank you, really, appreciate that. Very helpful. Thank you. डॉक्टर दोषी, when I was reading about you, मुझे ये पता चला कि आप पिछले almost 25 years से जस्ट लोग हॉस्पिटल के साथ ही एसोसिएटेड हैं। आपने वहीं पे ही सारी सर्जरीज परफॉर्म की हैं, आपने ट्रेन किया है बहुत सारे दूसरे डॉक्टर्स को। Is there any specific reason for it? There are 2 or 3 important reasons. First of all, one of the most important thing I feel is about continuity and care. नाउ टुडे आज जसलोक हॉस्पिटल में एक ही सेंटर में रहने का फायदा ये था कि मेरे पास जो टीम है वो पार्किंसंस की ट्रीटमेंट के लिए 15 साल से मेरे साथ है। माय एंटायर टीम, माय एवरेज एज ऑफ माय टीम मेंबर इज 10 to 12 years इन द डिजीज। तो हमारे सबका लर्निंग एक साथ हुआ है। दूसरा, पार्किंसन डिजीज एक सिंगल डिजीज नहीं है। पार्किंसन डिजीज के लिए मुझे गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है, मुझे यूरोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है, मुझे पेन फिजिशियन की जरूरत पड़ती है, मुझे साइकोलॉजिस्ट की जरूरत पड़ती है, मुझे साइकियाट्रिस्ट की जरूरत पड़ती है।
कोई बोलेगा कि डॉक्टर दोषी के पास ट्रीटमेंट लिया लेकिन मेरे को फायदा नहीं हुआ। फायदा कैसे होगा? उसका साइकियाट्रिक प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं किया है, तो पेशेंट को तो कंप्लीट फायदा चाहिए ना। पेशेंट को खाली डीबीएस, डीप ब्रेन स्टिमुलेशन करके मूवमेंट इंप्रूव करने से फायदा नहीं होता है, वो फिर भूल जाता है कि उसको मूवमेंट ही इंप्रूव करना था। अगर मेरे पास सब लोगों का तजुर्बा साथ में नहीं होता है और ये लोगों का तजुर्बा मेरे साथ ही ग्रो हुआ है, तो हमको सबको मालूम है कि मरीज को किस तरह से हैंडल करना है, कितना अमाउंट में दवाई देना है। अगर आप सिंपल चीज लेके जाएंगे, पेशेंट्स को लेग पेन है, बराबर है, अगर पार्किंसन का पेशेंट सीधा ऑर्थोपेडिक के पास जाएगा लेग पेन लेके, तो वो कोई 15 इन्वेस्टिगेशन कर देगा। लेकिन हमारी टीम के ऑर्थोपेडिक के पास जाएगा तो वो पहले बोलेगा कि दवाई से लेग पेन जाता है, अगर दवाई से लेग पेन जाता है तो ये पार्किंसन का है, मेरे को इन्वेस्टिगेशन एक भी नहीं करना है। पेशाब का प्रॉब्लम है, प्रोस्टेट है, हर एक पेशेंट का प्रोस्टेट निकाल देंगे नहीं तो ये सब चीजों के लिए एक सेंटर में ये जो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सेटअप बनाना है वो बहुत डिफिकल्ट है। सेकंड, द टाइप ऑफ इक्विपमेंट दैट वी वांट आर वेरी एक्सपेंसिव। सो जसलोक हॉस्पिटल में हम एडवांस रिसर्च कर रहे हैं, तो ये एडवांस रिसर्च की वजह से वी गेट लॉट ऑफ इक्विपमेंट्स जस्ट फॉर रिसर्च, एंड व्हेन दे कम फॉर रिसर्च वी आर नॉट सपोज टू एक्सपेंस इट टू द पेशेंट। तो मुझे पेशेंट को उसका खर्चा नहीं दिखाना है, तो वो बट पेशेंट को फायदा तो दे सकता हूँ बिकॉज मैं यूज तो पेशेंट के लिए करता हूँ। तो ये जसलोक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, द नेम इटसेल्फ इज, so we, because of this research equipment we can give this additional benefit to the patient without any cost increase. So this is the second biggest important, and third is my own learning. अगर मैं एक ही जगह पे हर रोज काम करता हूँ तो मुझे उसके अच्छे बुरे सब चीजों की मालूम है। इट्स लाइक ड्राइविंग योर कार टू योर होम, you can drive it on autopilot without thinking about where the signal is, because you know where the signal is, where the bumps are, where the potholes are. So same thing for me, I know what things can go wrong, and if I know what things can go wrong, I can work more efficiently. So doctor, if anyone wants to get in touch with you, तो वो Jaslok Hospital के through ही आप तक पहुंच सकते हैं? I'm all the time, every day in Jaslok only, so nowhere else, and only in Jaslok. Yeah. Okay, मैंने आपके बारे में एक और चीज रियलाइज की है कि आप सिर्फ पेशेंट तक ही सीमित नहीं रहते हैं, द केयर गिवर्स एंड द एंटायर इकोसिस्टम रिलेटेड टू द पेशेंट्स एज वेल। करेक्ट। आई थिंक आप और आपकी टीम उस चीज़ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देती है, उस पर भी बहुत ज़्यादा तवज्जो देती है। वुड यू लाइक टू टेल आवर ऑडियंस अबाउट दैट एज वेल? पार्किंसंस डिजीज एक आदमी को नहीं, दो आदमी को परेशान करता है, पेशेंट एंड द केयर गिवर। मी एंड माई टीम आर वेरी कॉन्शियस अबाउट लुकिंग आफ्टर द केयर गिवर ऑल्सो, बिकॉज उनके साइकोलॉजी में क्या है, उनके एक्सपेक्टेशन क्या है, उनको कैसे हम मदद कर सके, वो हमारा हमेशा ध्यान रहता है। सो वी डू कंटिन्यूसली वेबिनार्स एंड एजुकेशनल सेमिनार्स फॉर केयर गिवर्स एंड पार्किंसंस डिजीज पेशेंट, and as I said, we focus also on caregivers, and special lectures are taken how to help the quality of life of the caregivers, what they can do to improve their quality of life, क्योंकि सबको मालूम है पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे इंप्रूव करनी है, बट कोई सोचता नहीं कि केयर गिवर की करनी। तो ये कंटिन्यूसली इन्फॉर्मेशन हम नई नई जो हमारे पास भी आती है वो हम देते रहते हैं। सो फाइनली अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स की बात करें या रिसर्चेस की बात करें, where do you see the treatments going for Parkinson's? Like, what is the hope, या हम क्या expect कर सकते हैं in the next coming years for Parkinson's disease? Already last 10 साल में बहुत ही सारे technical advances आ गए, इतने सारे आए हैं कि medical fraternity is not able to digest it also. Really? Yes, there have been a bombardment of technical advances. So now those advances are being absorbed, and that has significantly changed the quality of life. अभी जो technological advances आ रहे हैं वो फाइन ट्यूनिंग द ट्रीटमेंट है। तो 4 पार्किंसन डिजीज के मरीज है, तो हर एक को जैसे बोलते हैं ना टेलर मेड, बिस्पोक गारमेंट, जैसे हम सूट सिलाने जाते हैं तो कस्टम सूट करते हैं या तो रेडीमेड आता है, तो ये कस्टम सूट हो गया कि अगर आपको एक टाइप का पार्किंसन है जिसको बोलते हैं हम कोलिनर्जिक पार्किंसन डिजीज, हमको पता है कैसे ढूंढना है उसको, तो कोलिनर्जिक पार्किंसन डिजीज है तो हम जो कॉमन मेडिसिन है ट्राइहेक्सफेनिडिल, जिसको पेसिटेन के नाम से भी जाना जाता है, वो दवाई नहीं देनी चाहिए। अच्छा। क्योंकि वो अगर मैं देता हूं तो आपकी याददाश्त जल्दी जल्दी खराब हो जाएगी। अगर आपको सीरोटोनर्जिक पार्किंसन है दूसरी टाइप का, उसमें मैं एक और दवाई नहीं दे सकता हूं, क्योंकि अगर वो दवाई देता हूं मैं आपको तो गाड़ी चलाते चलाते आप सो जाओगे। तो ये सब जो है टेलर मेड ट्रीटमेंट फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल ऑफ पार्किंसन डिजीज, दैट इज गेटिंग बेटर। सो ये जानकारी जैसे डिजीज की बढ़ती है, और सर्जिकल बात करें तो काफ़ी टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस आ गए, जिसके अंदर हम ब्रेन के अंदर जहाँ इलेक्ट्रोड डालते हैं उसके आजू बाजू का सब एरिया एग्जामिन करके पता कर सकते हैं कि कहाँ पे हमको बेस्ट आउटकम मिलता है। तो इसका भी हम काफ़ी रिसर्च जसलोक में कर रहे हैं। तो ये सब वजह से द
success rate of surgery is improving continuously, and the benefits to the patient in overall medical management also continues to extend. So हम ये कह सकते हैं कि there's a lot of hope for the Lots Parkinson's of hope, disease lot of patients. lot of exciting news are coming in the future. Yeah. Lovely. I think that's the best way to, Thank you. you know, end this podcast on Thank you. World Parkinson's Day. Thank you so much, Doctor, for your valuable It was time. a great pleasure to chat with you. Yeah. It was Thank you. our pleasure, absolutely, to have Yeah, you here. nice, Thank you nice. so much. Thank you. And friends, I will link Doctor's YouTube channel in my description so that इनके जो भी upcoming webinars हैं, जितनी भी information है Parkinson's disease के बारे में, उसके बारे में आपको updates मिलते रहेंगे. So go and please check it out. And thank you so much for watching this podcast today. Bye.